Hello, my lovely students out there. This is ARK representing Anaga 9. Dear, all CS professional students, important topic होने वाला है ये। मैं एंजॉय कर रहा हूँ भाई, इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं है ना, ये एक हॉट टॉपिक हमेशा रहता है। क्या? कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट्स एंड अमलगमेशन। और इसमें ना कई बार मैंने ऑब्जर्व किया है कुछ स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं होती है। अब वो क्यों नहीं होती है ये बात डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इस सेशन के अंदर पक्का इंश्योर कर रहा हूं कि ये क्लास देखने के बाद में आपको डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट्स एंड अमलगमेशन एग्जैक्टली क्या टर्म यूज हो रही हैं समझ में आएगा। इंटरेस्टिंग प्रोविजन है, याद रखिएगा। यहां हम लोग डिस्कस करेंगे इसके लीगल प्रोविजंस को जो कंपनीज एक्ट में डिफाइन किए गए हैं, उनमें यूज के इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड्स, उनकी सही इंटरप्रिटेशन समझेंगे। ऑलराइट, एंड अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल टॉपिक होने वाला है। देखिए यहां पर भी हम ध्यान समझेंगे इसको। इसके अलावा याद रखिएगा जब हम आईबीसी का टॉपिक कवर करेंगे तो वहां पर भी हम इन सारी एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं। सो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना और मिस बिल्कुल मत कर देना, क्लास प्रॉपर देखना, ठीक है। चलिए देखिए, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जब एक्विजिशन, देखिए हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एक्विजिशन, ठीक है। एक्विजिशन किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, उनके राइट्स कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो सकते हैं, उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है। कब? जब मर्जर की बात हो रही है, अमलगमेशन की बात हो रही है, टेक ओवर की बात हो रही है, ठीक है। अब क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं मर्जर, टेक ओवर, अमलगमेशन, ऐसे केसेस में मिनॉरिटी शेयर होल्डर के साथ में जाति नहीं हो, जी हां, उसके राइट्स इन्फ्रिंज नहीं हो, यहां पर भी एनसीएलटी ने डिफरेंट प्रोविजंस में कहीं तो उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया और कहीं पर नहीं किया है। जैसे ध्यान से सुनना, अगर स्कीम कोई भी यहां पे अगर बात करें अमलगमेशन की, और वो अमलगमेशन स्कीम विद द मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर अप्रूव हो जाती है और एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, तो यहां पर कंपनीज एक्ट का सेक्शन आगे बोलता है कि नॉट लेस देन 10% ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। वर्ड्स पे ध्यान देना, टेक्निकल चीजें समझने वाले हम लोग। ऑलराइट, सो नॉट लेस देन 10% ऑफ डिसेंडिंग शेयरहोल्डर, मतलब डिसेंडिंग शेयरहोल्डर कम से कम 10% से कम नहीं होगा, तभी पिटीशन को एंटरटेन करेगी एनसीएलटी। अगर यही केस अगर टेक ओवर का होता, उस केस के अंदर एनसीएलटी सिंगल शेयर होल्डर, चाहे वो एक शेयर होल्ड कर रहा हो, उसकी पिटीशन एंटरटेन कर लेगी। सो ऐसा क्यों है, इसी सेशन में समझाने वाला हूं। ऑलराइट, सो ध्यान से सुनना, गड़बड़ी मत कर देना। याद रखो तुम लोग बड़ी प्यारी मिस्टेक करते हो। क्या मिस्टेक करते हो? मैं कई जगह कॉपी एग्जामिन करता हूँ, तुम समझो यार, तो ध्यान से क्लास सुना करो, ठीक है। और अगर यहाँ क्लासेस देख रहे हो, ठीक है, तो प्रॉपर से सुनो। कहीं और किसी क्लास देख रहे हो तो भाई उनकी क्लास को ध्यान से सुनो। पर जो तुम टेस्ट सीरीज में कई जगह जो गलतियां कर रहे हो, मैं सबके लिए कह रहा हूं, याद रखिएगा, कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर स्टूडेंट नहीं है, सबके लिए बात कह रहा हूं। जिन्होंने मिस्टेक्स की हैं, उन्हें बताई गई है मिस्टेक्स, आप बचिए। आप 3 घंटे के एग्जाम में जो लिख के आ रहे हैं और जो आप अभी टेस्ट सीरीज में कर रहे हैं, उससे पता लगता है कि आपको इंप्रूवमेंट्स का जरूरत है। तो टेस्ट सीरीज इसलिए रखा ताकि आप इंप्रूव कर सके, इंप्रूव करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल है, ये प्लेन रीडिंग नहीं है, समझना। लॉ कोई प्लेन रीडिंग नहीं है। अब कोई बच्चा सोचता है ना रीडिंग है तो रीडिंग कर लो भाई, अगर हो जाए तो कर लो भाई, रीडिंग से काम चला लो। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं। देखिए जब हम बात करेंगे यहां पर पावर ऑफ कॉम्प्रोमाइज, मेरे साथ बोल लीजिएगा, वर्ड बोलेंगे तो याद भी हो जाएगा। पावर टू कॉम्प्रोमाइज और मेक अरेंजमेंट विद द क्रेडिटर एंड मेंबर्स। तो पहले एक जनरल कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सर ये पहले तो ये बता दीजिएगा ये कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स है क्या। ध्यान सुनना, जब हम कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज तो ये है क्या। कॉम्प्रोमाइज का मतलब ही इस सेंस से निकल के आ रहा है कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डिस्प्यूट। ध्यान सुनना वर्ड को, क्या कह रहा हूं ये नोट कर लेना यार, तुम बाद में फिर कहीं बड़ी में ढूंढोगे ना, नहीं मिलेगा कुछ चीजें। तो देयर इज प्रेजेंस ऑफ डिस्प्यूट, कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है भैया, किसके बीच, कंपनी एंड इट्स क्रेडिटर्स, या डिस्प्यूट हो सकता है कंपनी एंड बिटवीन इट्स मेंबर्स। डिस्प्यूट बिटवीन, मेरे साथ बोलो, डिस्प्यूट बिटवीन, कहां पर डिस्प्यूट हो रहा होगा, कंपनी और उसके क्रेडिटर के बीच में, या कंपनी या उसके मेंबर्स के बीच में।
तो कॉम्प्रोमाइज की क्या ट्रीटमेंट है उसे देखेंगे। बात पकड़ में आ रहा है? कॉम्प्रोमाइज का मीनिंग यहां पे क्या है कि भैया कोई डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट क्या है? एनसीएलटी विल ऑब्जर्व इट, एग्जामिन इट, ऑलराइट। तो डिस्प्यूट वर्ड है, पहले जर्नल वर्ड समझा दूं अच्छे से, फिर उनके टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट में और जाएंगे। जब वर्ड यूज होता है अरेंजमेंट्स, तब यहां कहने का मतलब है कहीं ना कहीं रीऑर्गेनाइज कर रही है हम अपनी कैपिटल को या कैपिटल स्ट्रक्चर को। देखो लिखो वर्ड रीऑर्गेनाइज कैपिटल। कैपिटल का मतलब यहां पे किससे कह रहा हूं? शेयर कैपिटल। यहां लिखिएगा क्या? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल या कैपिटल स्ट्रक्चर एज होल, कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं इसलिए बोल भी रहा हूं बार बार बीच में, तो नोट कर लेना, ठीक है? कुछ समझ में नहीं आए तो ठीक है। देखो मेरा प्राइम फोकस है बोले बार बार, ठीक है? बोलेंगे तो साइंटिफिकली आपको याद होगा, ठीक है? सो जब हम बोल रहे हैं अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स का मतलब यहाँ पे क्या है? रीऑर्गेनाइज करना शेयर कैपिटल को, या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करना, या फिर कुछ तरह के मॉडिफिकेशंस करना। अब ये समझ में आएगा तब आगे की सारी बातें समझ में आएंगी। मॉडिफिकेशन करना इन द राइट्स या लायबिलिटीज, इन द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ क्रेडिटर्स, या हम कह सकते हैं इधर मेंबर्स के राइट्स एंड लायबिलिटीज में कुछ चेंजेस करना, या इनकी क्लासेस होंगी जो एनी क्लास ऑफ देम। जैसे सर क्लास का मतलब क्या हो सकता है? जैसे ध्यान सुनते जाना, ये सब चीजें आगे सुनोगे, पहले अभी सुनो टेक्निकल मीनिंग इनके। क्लास कैसे हो सकता है? क्रेडिटर के अंदर क्लास कौन कौन सी होती है? यूजुअली हम देखते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं, बोलो मेरे साथ में, फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर होते हैं, ठीक है? फिर इसमें भी क्लास हो जाती है, फाइनेंशियल के अंदर भी क्लास हो सकती है। सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सो इतनी गंदी राइटिंग मत लिखो। अरे तो बेटा तुम्हें तो समझाना है, याद करना है, तुम मत लिख देना एग्जाम में ऐसी राइटिंग नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक्चुअली थंब मेरा इशू कर रहा है, थंब में चोट लग रहा है, इसलिए इतनी गंदी आ रही है, ठीक है? ऑलराइट, ध्यान से सुनिएगा, सुनने पे ज्यादा ध्यान दो, सुनने पे ज्यादा ध्यान दो। ऑलराइट, सो व्हाट आई एम सेइंग, जब हमने बोला कि अच्छा इधर क्या कहते हैं, इधर मेंबर लोगों का क्लास क्या हो सकता है? जैसे हम देखते हैं जनरली इक्विटी का, फिर इक्विटी के अलावा प्रेफरेंस शेयर लोग। अच्छा इक्विटी में भी हम देखते हैं, जैसे हमारा ऑर्डिनरी शेयर हो गया, इसके इक्विटी के अंदर भी हम लोग डीवीआर वगैरह क्लास बना देते हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। हाँ, सो अगर इन क्लास के भी कोई राइट्स या लायबिलिटीज में चेंजेस किए जा रहे हैं तो उसे भी हम मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या? तो मॉडिफिकेशन इन द राइट्स और लायबिलिटीज का मतलब भी क्या है? अरेंजमेंट। तो सबसे पहले तो बच्चे को यही क्लियर नहीं होता है, रट्टा मारता है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, कॉम्प्रोमाइज। अरे लेकिन कॉम्प्रोमाइज क्या? डिस्प्यूट के केसेस में जब हम अरेंजमेंट बोल रहे हैं तो वह डिस्प्यूट का बात नहीं हो रहा है, ठीक है? इट इज नॉट नेसेसरी कि वह डिस्प्यूट है। बात बहुत ध्यान सुनना, जब कॉम्प्रोमाइज का बात हो रहा है तब इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलता है कि दोनों ही बात हो सकती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा, ध्यान सुनना, जब कॉम्प्रोमाइज का बात हो रहा है तो स्पेसिफिकली कह दूं, बार बार कह रहा हूं कि वहां पर डिस्प्यूट होगा। डिस्प्यूट मतलब कंपनी उसके मेंबर के बीच हो गया है, या डिस्प्यूट बिटवीन द कंपनी एंड इट्स क्रेडिटर्स और एनी क्लास ऑफ देम। When we talk about arrangements, it means that it is not necessary that there must be a dispute. Dispute हो या ना हो, अगर आप ट्रांजैक्शन को देख रहे हो, ट्रांजैक्शन जो है वो रीऑर्गेनाइज कर रहा है शेयर कैपिटल को या कैपिटल स्ट्रक्चर को, या मॉडिफिकेशंस हैं इन द राइट्स एंड लायबिलिटीज, इन द मॉडिफिकेशन द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मेंबर और क्रेडिटर और एनी क्लास ऑफ देम, इट अमाउंट्स टू अरेंजमेंट। अमलगमेशन रिसेंटली पढ़ाया है, वो पता होगा, ठीक है? सो जब हम ये देखते हैं, याद रखिएगा, जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो इसके कुछ लीगल प्रोविजंस भी पढ़ने हमको, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सर ये जो आपने बनाया, ये बनाना है, आपने एक छोटा छोटा बात नोट किया है तो अच्छी बात, नहीं किया है तो बेटा ये छोटी छोटी चीजें आपको अंदर इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली है, ठीक है? अच्छा अब आगे का बात सुनो, जब हम कहते हैं कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स, वापस सुना, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स, तो ऐसा केसेस में कुछ लीगल प्रोविजन भी पढ़ने हैं। सर लीगल प्रोविजंस, जी हाँ, और जो लीगल प्रोविजन है उसके लिए कंपनीज एक्ट का,
किसका? कंपनीज एक्ट का 2013 का चैप्टर। अब मुझे अभी भी याद आती है मेरे एग्जीक्यूटिव वाले कुछ बच्चों की, वो चैप्टर बुक के अंदर चैप्टर चेक कर रहे हैं, हर कंपनीज एक्ट का चैप्टर बता रहे थे यार। ठीक है, चैप्टर नंबर 15, इसमें सेक्शन जो है 230 टू 240, ठीक है। इसमें कौन सेक्शन? 230 से 240। सर क्या सेक्शन याद करना है? ऑफ कोर्स, फाइनल में अच्छा मार्क्स चाहिए ना, ध्यान दीजिएगा। इससे पहला वाला क्लास में पहले अनाउंसमेंट कर देते कि अब तो यहां बात होने वाली सेक्शंस की। ऑलराइट, सो ध्यान सुनेगा। कंपनीज एक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 15 सर याद करना है, ऑफ कोर्स बोलिए मेरे साथ में, चैप्टर नंबर 15 ऑफ कंपनीज एक्ट containing the sections 230 to 240, all right, 230 to 240, section 230 to 240, all right, इसे रीड करना होगा, रीड बताऊंगा अभी, रीड विद रूल, रीड विद रूल। अब रीड किसके किसके पढ़ रहे हैं हम लोग? तो कंपनीज, अब ऐसे याद हो जाएगा, देखो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है सर। दूसरा क्या था? अरेंजमेंट्स, कंपनीवाइज अरेंजमेंट्स एंड अमलगमेशन, शॉर्ट में लिख रहे हैं अभी यहां पर रूल 2016। सर ये पढ़ना जरूरी है। हाँ जी, रूल्स क्यों होते हैं? ताकि प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो सके, जो सेक्शंस है ना, सेक्शंस की प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो सके। तो रूल्स क्यों बनाए जा रहे हैं? रूल्स इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि सेक्शन की प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो सके। अब सेक्शन में तो बेस पकड़ा दिया गया आपको, ठीक है, कि कैसे इसे इंप्लीमेंट किया जाए, लेकिन इंप्लीमेंट करना है प्रॉपरली तो उसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। रूल्स कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, इनमें जो डेलीगेटेड अथॉरिटीज हैं चेंजेस भी कर सकती हैं। मैं यहाँ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट नहीं पढ़ा रहा हूँ, उन्हें बता रहा हूँ जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो ये कमिटमेंट मैंने किया था पहले भी कि जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो अच्छे से यहाँ क्लियर होंगे। क्लियर एकदम ना? हमने ये बात सीख ली अभी तक कि जब हम कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं तो वहां देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डिस्प्यूट। व्हेन वी टॉक अबाउट द अरेंजमेंट, इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग शेयर कैपिटल को या कैपिटल स्ट्रक्चर को, या देयर इज अ मॉडिफिकेशन, देयर इज अ मॉडिफिकेशन इन द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स और क्रेडिटर एनी क्लास ऑफ दैम। ये जब हम ऐसे ट्रांजैक्शंस देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। अरेंजमेंट के केस में इट इज नॉट नेसेसरी देयर मस्ट बी डिस्प्यूट, ऐसा नहीं है। क्लियर हो रहा है? ऑलराइट सर। लीगल प्रोविजन में बात करी तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन, हाँ सेक्शन कंपनीज एक्ट के चैप्टर नंबर 15 में कौन सा सेक्शन देखेंगे? सेक्शन 230 से 240 which talk about compromise, बोलो ना, compromise, arrangement and amalgamation, जिसको हम रूल रीड करेंगे साथ में इसके। ठीक है सर। सर अब तो मॉड्यूल में ले आओ देखो, अगर ये बातें समझ में आ गया होगा ना तो आगे का पढ़ना कहानी बहुत इजी हो जाएगा। चलो देखो, पावर टू कंप्रोमाइज, पावर टू मेक, आओ देखो, पावर टू कंप्रोमाइज और मेक अरेंजमेंट्स विद द क्रेडिटर एंड मेंबर्स। अब देखो तुम्हें पकड़ में आया होगा कि कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे किसको कह रहा है और अरेंजमेंट्स किसके लिए कह रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहले, अच्छा एनसीएलटी सर, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आने से पहले आप लोग जानते होंगे हाई कोर्ट की सील लगना जरूरी थी। हाईकोर्ट सील मतलब हाईकोर्ट का ऑर्डर लेना पड़ता था, इसलिए कि सर अगर आप कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करने जा रही हैं आपकी कंपनी विद द मेंबर्स और क्रेडिटर, देन दिस स्कीम कैसे अप्रूव होना जरूरी है, किससे? पहले हाईकोर्ट से। अब आज के डेट में किसको बोलते हैं? एनसीएलटी। आज का डेट में नहीं, मतलब 2016 के बाद से हो गया था ऐसा। तो आइए देखिए, इट्स रिक्वायर्ड इन केस ऑफ अ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इंक्लूड्स मर्जर अमलगमेशन। अब देखो बात कर रहा है दोनों, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की अगर बात करने वाले हो, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज अ ब्रॉड टर्म, वहां कह रहा है क्या? मर्जर हो, अमलगमेशन हो, ठीक है, बाय अ कंपनी वेयर अ कंपनी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इज प्रपोज्ड बिटवीन अ कंपनी और इट्स क्रेडिटर और एनी क्लास ऑफ देम और बिटवीन अ मेंबर और एनी क्लास ऑफ देम। बात पकड़ में आ रहा है? अब एक समझाऊंगा अच्छे से। मान लो कॉम्प्रोमाइज ही हो रहा है ना, या अरेंजमेंट हो रहा है, जूम कर लेते हैं, बिटवीन द मेंबर्स और एनी क्लास ऑफ देम। ऐसा केसेस में बोला कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा एनसीएलटी के पास। सर सीधा पहुंच जाए? नहीं नहीं नहीं, एनसीएलटी कहता है इस स्कीम को पहले कंपनी अपना शेयर होल्डर लोग से अप्रूव करवाएगा, फिर एप्लीकेशन लेगा, एप्लीकेशन एनसीएलटी में लगाएगा, फिर एनसीएलटी उस एप्लीकेशन को कंसीडर करेगा और फिर बोलेगा, ऑर्डर देगा क्या कि चलो मेंबर्स का या क्रेडिटर्स का मीटिंग कॉल करो, और जैसा हम बता रहे हैं मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मीटिंग कंडक्ट किया जाएगा। फिर मीटिंग कंडक्ट करने के बाद में उसका रिजल्ट जो होगा वो एनसीएलटी में लेके जाएंगे। सारी चीजें समझाऊंगा, ध्यान से सुनते जाना बस, ठीक है। और ये घबराना मत कि सर मॉड्यूल में पेज देख रहे हो उस वक्त तुम बैठ के हाय अल्लाह इतना कैसे पढ़ेंगे,
सब इजी कर देंगे, ठीक है, ढंग से हो ना। ट्रिब्यूनल में ऑन एन एप्लीकेशन बाय द कंपनी, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, मॉड्यूल में साइड में लिखो यार, तुम लोग कहीं लोग छोटा छोटा गलती करते हो, साइड में लिखो यहाँ पे अपने पैराग्राफ में। देखो यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में एप्लीकेशन कौन कौन दे सकता है, यहाँ इस केस में एप्लीकेशन बाय कंपनी जा सकती है, मेंबर दे सकता है, क्रेडिटर दे सकता है, और लिक्विडेटर। लिक्विडेटर कब देगा, जब वाइंडिंग अप का मामला आ गया है रे, आप जानते हैं ना लिक्विडेटर अपॉइंट किया था वाइंडिंग अप टाइम पर, तो वो कर सकता है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के लिए एप्लीकेशन, ठीक है। तो कह रहा है ध्यान से देखिएगा, of company, any creditor, member of company, in case of a company is being bound up by the liquidator, appointed to the said already के order a meeting of the creditor, a class of creditor, or any of the member or class of member, as the case may be called, held, and conducted in such manner as the tribunal directs. तो यहां हमने सिर्फ क्या देखा भी, देखो ध्यान से कि आपने कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के लिए एप्लीकेशन देना होगा ट्रिब्यूनल को। कौन दे सकता है, कंपनी है, मेरे साथ बोलिए कंपनी, क्रेडिटर, या हो सकता है मेंबर हो वो लोग, या लिक्विडेटर इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है। और फिर क्या करेगा ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा, इसके लिए मीटिंग कॉल कर। स्कीम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स बिफोर इट इज फाइल्ड विद द एनसीएलटी। मतलब यहां साफ साफ कह दिया गया है कि आपने कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की एप्लीकेशन एनसीएलटी के पास लेके जा रहे हैं, उससे पहले आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको पहले आपके शेयर होल्डर से इस स्कीम के लिए अप्रूवल लेनी होगी। एंड फिर आगे देखो, द स्कीम इज सर्कुलेटेड टू ऑल शेयर होल्डर्स अलोंग विद द स्टैट्यूटरी नोटिस। अभी स्टैट्यूटरी नोटिस का मतलब यहां पे क्या करें स्पेसिफिकली, फॉर्म CAA2। जब ट्रिब्यूनल, नोट कर लेना इस बात को, जब ट्रिब्यूनल कॉल कर रहा है मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स, तो यहां पे कह रहा है ऐसे केस में जब ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया कि मीटिंग इनका ऑर्गेनाइज कीजिएगा, कंडक्ट कीजिएगा, तो CAA2 में जो नोटिस सर्कुलेट किया जा रहा है मेंबर्स के अवेयरनेस के लिए, बताने के लिए कि आपकी मीटिंग की जा रही है, इसको पब्लिश करना मैंडेटरी है। Of the tribunal convene the meeting and explanatory statement under section 230 section 3 agreed to the rule 6 of compromise arrangement rules regulations 2016 for the approving the scheme by the shareholders। बात सिंपल समझ में आ रहा है। सबसे पहला काम क्या किया, शेयर होल्डर्स की मीटिंग की। मीटिंग का मतलब पहले एप्लीकेशन आप फाइल करना चाहते हैं कंप्रोमाइज अरेंजमेंट का, उसके आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा शेयर होल्डर्स। एंड आफ्टर दैट आप एप्लीकेशन देंगे एनसीएलटी को। एनसीएलटी मतलब कौन कौन दे सकता है, कंपनी, क्रेडिटर, मेंबर, या फिर सर लिक्विडेटर। सर अब क्वेश्चन राइज होता है, सर क्रेडिटर लोग कंप्रोमाइज कोई डिस्प्यूट राइज होगा और वो कॉम्प्रोमाइज का बात कर रहा है, तो क्या वो लोग शेयर होल्डर का पहले अप्रूवल का वेट करेगा? नहीं, वो भी एप्लीकेशन डायरेक्टली एनसीएलटी को दे सकता है। देन एनसीएलटी अगेन ऑर्डर पास करके याद रखना, पकड़ मारा डिफरेंस समझना। जब शेयर होल्डर का बात कर रहे हैं तो यहां पर जब अगर ये कॉम्प्रोमाइज बिटवीन शेयर होल्डर और कंपनी हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज बिटवीन शेयर होल्डर और कंपनी हो रहा है, ऐसे केस में कॉम्प्रोमाइज की एप्लीकेशन लगाने से पहले शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी है। अगर कोई डिस्प्यूट बिटवीन द क्रेडिटर एंड कंपनी है तो ये अप्रोच कर सकते हैं। फिर एनसीएलटी ऑर्डर बोले करेगा कि इनका मीटिंग कॉल करो, उसका नोटिस पब्लिश करना जरूरी है। वो जो नोटिस है वो एनसीएलटी के रूल में बताया गया है, फॉर्म नंबर CAA2 है जो पब्लिश किया जाएगा। क्लियर? अब देखो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है यहाँ पे, सेक्शन 234 सेक्शन 230 सेक्शन 4 सेक्शन 230 सेक्शन 4 कहता है, it is provided that any objection to the compromise or arrangements shall be made by the person holding not less than 10%। मतलब देखो कह रहा है holding at least 10% or more। मतलब किसी को लगता सर ये एनसीएलटी को बोला, एनसीएलटी क्या ये कंपनी क्या कर रहा है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट स्कीम, बोला हम नहीं हम लोग एग्री नहीं करेगा। एनसीएलटी क्या चेक करो पहले तुम्हारा कितना शेयर होल्डिंग है। तो कह रहा है कि अगर आपका शेयर होल्डिंग जो इस ऑब्जेक्शन रेज करने आया इस स्कीम के अगेंस्ट, स्कीम क्या है यहाँ पर, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स, उसकी होल्डिंग एटलीस्ट 10% और मोर होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो शैल बी मेड बाय पर्सन से लिखा हुआ है वर्ड, अगर मैं एकदम डिटेल इसमें डेफिनेशन में कहूं तो इंटरप्रिटेशन करूं तो यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है पर्सन्स होल्डिंग 10% or more shareholding or having 5% or more of the total outstanding debts as per the latest audited financial statements। तो कौन अप्रोच कर सकता है, ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है? सर ऑब्जेक्शन वो रेज कर सकता है जिसकी होल्डिंग जिनकी है ना पर्सन्स होल्डिंग 10% और मोर, या जिसका आउटस्टैंडिंग डेट 5% है। देखो आउटस्टैंडिंग डेट 5%, हैविंग आउटस्टैंडिंग डेट्स 5% और मोर, वो लोग अप्रोच कर सकता है, ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। थर्ड,
Shareholders holding less than 10% or more of the shareholding are not entitled to object the scheme as matter of the statutory right. मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे सेक्शन 230 सेक्शन 4 ने साफ साफ कह दिया कि स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स के अंदर अगर आपकी शेयर होल्डिंग लेस देन 10% है, देन यू कैन नॉट ऑब्जेक्ट द स्कीम। ऐसा क्यों किया गया, इसका भी आगे बड़ा बड़ा रीजन भी है, बहुत बड़ा रीजन क्या है। जनरली कोर्ट ने ऑब्जर्व भी किया कि यू नो व्हाट, मेजॉरिटी ने इसको अप्रूव भी कर दिया, सारे एस्पेक्ट्स सारे फैक्ट्स यू नो फैक्ट्स एज पर द लॉ रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं। बट ये कंसीडर किया गया कुछ जो मिनॉरिटी शेयरहोल्डर मतलब जिनका यू नो लेस देन 10% है, ऐसे केसेस में वो एप्लीकेशन लगा देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना अप्रूवल का, स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का है, ये फ्रिवलेस एप्लीकेशन लगाते हैं। फ्रिवलेस मतलब कि यू नो जबरदस्ती का ग्राउंड डाल दिया क्योंकि वो ग्राउंड है नहीं एंटरटेनिंग है ना, और स्कीम को जानबूझ के डिले कर देते हैं। तो कोर्ट ने ये कंसीडर किया कि नहीं, यहाँ पर एक रूल होना चाहिए स्पेसिफिकली जो बेसिकली ये रिक्वायरमेंट स्टैट्यूटरी राइट जब भी आपको दे, जब आपकी होल्डिंग मतलब 10% से ज्यादा हो, 10% से ज्यादा हो, तभी आप स्कीम को ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। 10% से कम है, मेजोरिटी इसको बिल्कुल सारे इफेक्ट्स, देखो मेरी बात समझो ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लॉ की वायलेशन करते हुए मेजोरिटी ने अप्रूव कर दिया है और उसके बाद फिर वारे न्यारे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। यहां ध्यान रखा क्या जा रहा है कि आपकी ऑब्जेक्शन भी हम कंसीडर करेंगे, लेकिन आपकी होल्डिंग 10% या उससे ज्यादा हो तब। कम है तो यहां पर कैंसिलिटी आपको सुनने वाला नहीं है। बट सेम यही मैटर अगर सब्सटेंशियल टेकओवर, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ टेकओवर का होता, तब एनसीएलटी का रवैया ये नहीं होता। बात पकड़ना मेरी, क्या कह रहा हूं, अगर यही मैटर सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर का होता, इन दैट केस एनसीएलटी अगर एक शेयर होल्डर एक शेयर भी होल्ड कर रहा है और वहां सब्सटेंशियल एक्विजिशन जो है उसका ऑफर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है या फ्रिवलेस है, किसी भी तरीके से यू नो व्हाट अनफेवरेबल है, इन दैट केस एक शेयर होल्डर भी अप्रोच कर सकता था। बट इन द केस ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, इसमें ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए मिनिमम आपकी होल्डिंग 10% होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए डिटेल में बोल रहा हूं, आई होप समझा होगा। फिर देखो यहां पर एनसीएलटी का मेन फोकस किस पर है कि भैया पब्लिक शुड बी अवेयर, मतलब पब्लिक का मतलब यहां पे किसको कह रहे हैं, जो उसके शेयर होल्डर्स हैं। देखो फॉर्म CAA2 is required to be published in the newspaper as per the company's compromise arrangement amalgamation rules and vaccine पॉलिटिकल सर कर देंगे। और जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हैं, सेक्टरल रेगुलेटर्स हैं, उन्हें भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सेबी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ROCs है ना, MCA कंसर्न रेगुलेटर्स हैं। अगर हम बात करें सेक्टर रेगुलेटर्स लाइक अगर इंश्योरेंस कंपनी IRD आ गया, बैंकिंग है तो RBI को बोल रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन में ट्राई को इंटीमेट कर रहे हैं। जो सेक्टर रेगुलेटर जो स्पेसिफिकली है उसको भी आप इंटीमेट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहां पर पैराग्राफ रीड करने वाला है, रीड करते हैं। देखो यहां पर देखना, अभी यहाँ स्क्रीन पे देखना, ठीक है, मेरा शक्ल मत देखना, यहां देखना, ठीक है। देयर मे नॉट be any express protection to any dissenting minority shareholders to file their objection as a matter of right on this issue. Tribunal, while approving the scheme, may follow the judicious approach more particularly in a view of a publication of the public notices about the proposed scheme in the newspaper. Any interested person, including a minority shareholder, may appear before the NCLT. There have been, however, occasion when shareholders holding minuscule shareholding, minuscule समझते हैं ना, बहुत कम, have made frivolous objections against the scheme just with the objective of selling or deferring the implementation of the scheme. The courts have on the number of occasions overruled the objections. In view of this provision, section 230, section 4 of the act has put some limit for the objectors. बात पकड़ में आया? कोर्ट ने ऐसा कहीं ऐसे ओकेजन्स में कंसीडर किया कि फ्रिवलेस ऑब्जेक्शन रेज कर रखे हैं, और इससे क्या होगा, स्कीम अप्रूव होने के बाद डिले होता चला जाएगा। डिले होने से बहुत इंपैक्ट होता है, इकोनॉमी में बहुत इंपैक्ट होता है, ठीक है। सो यहाँ पर कोर्ट ये देख रहा है कि देयर मस्ट बी सम लिमिट कि जो ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं। अच्छा, सेम बात जो है ना इधर नहीं गई। अब तुम देखो यहाँ पर ध्यान से आओ, देखो वापस आओ, देखो in case of a takeover as per SEBI substantial acquisition of shares and takeover regulation 11, SEBI has power to appoint investigating officer to undertake investigation in case of a complaints are received from the investors. SEBI ने कहा भैया अगर कंप्लेंट्स आ रही हैं तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हम लोग अपॉइंट करेंगे और वो इन्वेस्टिगेट करेगा, लेकिन किस मैटर के अंदर, जब वहां पर मैटर कौन सा, क्या सब्सटेंशियल एक्विजिशंस का,
In the meantime, complaints from the investors, intermediaries, any other person on a matter having a bearing on the allegation of the substantial acquisition of shares and takeovers. SEBI may also carry out some investigation suo upon of course its own knowledge or information about any breach of these regulations. Under section 235 of the act, a transferee company which has acquired 90% shares of a transferor company. ट्रांसफरी कंपनी मतलब यहां पर कौन है? एक्वायरर। ट्रांसफर कंपनी कौन है? ट्रांसफर कंपनी है टारगेट कंपनी। फिर से बोल रहा हूं, टेक्निकल वर्ड्स शांत के समझा करो। ट्रांसफरी कंपनी कौन है? एक्वायरर। एक्वायर कर रहा है किसको? ट्रांसफरर कंपनी को, मतलब वो टारगेट कंपनी है। तो यहां पे कह रहा है ट्रांसफर विच हैज एक्वायर्ड 90% शेयर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी थ्रू अ स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट इज एंटाइटल्ड टू एक्वायर शेयर्स ऑफ रिमेनिंग 10% शेयर होल्डर्स। उसका क्या ड्यूटी बनता है भैया? बाकी का 10% भी तुमको एक्वायर करना पड़ेगा। बोला ठीक है। डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैव बीन प्रोवाइडेड विद एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रोच ट्रिब्यूनल फॉर दिस पर्पस। देयर इज नो थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल। इवन अ सिंगल डिसेंटेंट होल्डिंग वन शेयर में ऑल्सो अप्रोच द ट्रिब्यूनल। बात पकड़ में आ रहा है? ऐसे केस के अंदर जा सकता है। बट इसी को मैं कह रहा था, इसे कंपेयर करो और हम ध्यान से अगर देखें कि कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट के केस में तो मिनिमम थ्रेशोल्ड आपकी ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए 10% और उससे ज्यादा होनी चाहिए, मतलब शेयर होल्डिंग। बट अगर यही सब्सटेंशियल एक्विजिशन का मैटर है जहां पर बताया गया साफ साफ कि भैया अगर आपकी एक शेयर होल्डिंग भी, एक शेयर भी होल्ड कर रखा है और यहां पर अगर कहीं से किसी तरीके से अगर सब जाति की जा रही है तो आप जा सकते हैं सेक्शन 235 के अंदर, क्योंकि आप मिनोरिटी हैं और आपके शेयर्स भी एक्वायर किए जाने चाहिए थे, परचेस किए जाने चाहिए थे, और आपके शेयर्स अगर परचेस नहीं किए जा रहे 10% तो आप सब गलत किया जा रहा है। आप अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो in such case further acquisition of shares by the transferring company will be subject to the outcome of the decision of the NCLT. फिर NCLT will decide of course. आइए इसको भी रीड करते हैं। सेक्शन 230 सेक्शन 12 provides that an aggrieved party may make an application to the tribunal in the event of any grievance with respect to the takeover offer of companies other than listed companies in such manner as may be prescribed, and the tribunal may on application pass such order it's deemed void. My God, सर कह रहा है क्या? सेक्शन 212 देखो ना, सेक्शन 230 section 12 aggrieved party may make an application to tribunal in the event of any grievance with respect to the takeover offer of companies other than the listed companies. So अगर ये listed का केस होता तो फिर आप सेबी के पास चक्कर लगा कर आते हैं। बात पकड़ में आ रहा है? then listed companies listed का मैटर तो then you can approach the सेबी, ठीक है। ठीक है सर, अब यहां बात पकड़ में आया। उम्मीद कर रहा हूं ये बात क्लियर होगा यहां तक के टॉपिक के अंदर, ठीक है। चलिए, जिसने बेसिक पहले समझा ना उसके लिए तो क्लास एकदम इजी है। अब लीगल प्रोविजन की बात करें, देखो फटाफट से, ठीक है। देखो लीगल प्रोविजन चलते हैं और सीखते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको, चैप्टर 15 comprising of section 230 to 240, comprising of section 230 to 240, read with rule number, compromise arrangements and confirmation rules on 16, ठीक है सर। पहला सेक्शन 230, अब यहां पर है ना, ध्यान से सुनना, पहले सुन लेना। सेक्शन 230, 31, 32, 33, 34, सारा 240 तक है ना, डिटेल में एलाबोरेट नहीं किया है। इनका कॉन्सेप्ट बताया गया है, इनकी एप्लीकेशन बताई गई है, और उसमें इंपॉर्टेंट जो टेक्निकल वर्ड्स यूज है उसको इंटरप्रेट किया है, ठीक है। सो अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहां हम लोग सेक्शंस में समझेंगे रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है। 230 किसको बात किस चीज के लिए रेफर कर रहा है? जैसे सबसे पहले आओ देखो, पावर टू कॉम्प्रोमाइज और मेक अरेंजमेंट विद द क्रेडिटर एंड मेंबर्स। किसकी पावर की बात कर रहा है? ये पावर कर रहा है एनसीएलटी को, कह रहा है पावर दे रहा है। सेक्शन 230 ऑफ कंपनीज एक्ट पावर देता है एनसीएलटी को कि भाई तुम कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स के स्कीम को अप्रूव कर सकते हो। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट किसके बीच में हो रहा है? कंपनी का मेंबर या कंपनी का क्रेडिटर के बीच में। ऑलराइट, एप्लीकेशन कौन देगा? भी बताया था, सेम बात वो रिपीट कर रहा है। कंपनी कह सकती है एप्लीकेशन, मेंबर एप्लीकेशन दे सकता है। याद कर लो यार, क्रेडिटर में चाहता हूं लेसन तुम्हें याद हो जाए देखते देखते, ठीक है। या लिक्विडेटर इन केस ऑफ अ वाइंडिंग अप। ऑलराइट सर, चलिए। सो powers to tribunal to make an order on the application of the company creditor or member in case of course liquidator कर सकता है अगर वाइंड अप का केस है।
Pros, compromise और arrangements including debt restructuring. सर debt restructuring, जी हाँ, debt restructuring समझ में आ रहा है. अगर लोन प्रोवाइड किया हुआ है और लोन तुम चुका नहीं पा रहे हो कंपनी, ऐसा केसेस के अंदर कई बार आपने ऑब्जर्व किया डेट रिस्ट्रक्चर किया जाता है. मतलब आपका कुछ अमाउंट डेट का आपको कंपनी के इसके बदले कंपनी के शेयर्स मिल जाते हैं, इक्विटी शेयर्स मिल जाते हैं. बट मैं जो कह रहा हूं वो डिटेल में और समझेंगे. ये रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग उसके टर्म्स में, मतलब डेट की टर्म्स में चेंजेस करना, तो वो डिटेल उसकी बात कर रहा है. एक्सेट्रा बिल्ड द कंपनी इट्स क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स. तो सेक्शन 230 के अंदर किसकी बात कर रहा है? बोलो ना, सेक्शन 230 के अंदर बात किसी कर रहा है? ट्रिब्यूनल की पावर की. ठीक है कि भैया वो ऑर्डर पास कर सकती है. अब देखो यहाँ पे वर्ड आया, द वर्ड अरेंजमेंट इंटरप्रेटेड इन वेरियस जुडिशियल प्रोनंसमेंट इज एज अंडर. जैसे जो मैंने तुमको भी कहानी सुनाई थी अरेंजमेंट की, अगर वो तुम्हें समझ में आ गई है तो तुम्हें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. तुम यही चेक करना अरेंजमेंट का मतलब क्या, वहां रिऑर्गेनाइज हो रही है शेयर कैपिटल, या कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हो रहा है, या मॉडिफिकेशन इन द राइट्स और लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर क्रेडिटर. अगर ऐसा है, जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान सुनना, क्रेडिटर को रिपेमेंट करना था, कंपनी के पास इतना रिपेमेंट करने का पैसा नहीं बचा है. अब यहां पर क्या कर रहे हैं, उनके रिपेमेंट में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं. ध्यान सुनना, रिपेमेंट के चेंजेस किए जा रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं. यहां पर क्या हो रहा है, ये अरेंजमेंट्स. बात पकड़ में आया? या ऐसा हो रहा है कि कंपनी के अंदर उनको कुछ परसेंटेज शेयर होल्डिंग दी जा रही है, अरेंजमेंट्स. तो केस पकड़ में आ रहा है. Arrangements is occurring in section 390 clause B of section 1956, जो कि corresponding section 230 section 1 is something by which parties agree to do certain things, notwithstanding the fact there was no dispute between the parties. ये साफ कह चुका है. मैंने पहले भी कहा अरेंजमेंट्स के अंदर डिस्प्यूट होना या नहीं होना, इट इज नॉट नेसेसरी. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कंप्रोमाइज, मतलब देयर इज द प्रेजेंस ऑफ डिस्प्यूट between the company and its member, or between the company or its creditor or its any class of them. ऐसे ही कहता है एनी स्कीम अदर देन एनी स्कीम, मतलब अदर देन स्कीम बाय वे ऑफ कंप्रोमाइज और रिकंस्ट्रक्शन. मतलब कहता है इसकी नहीं बात कर रहे हैं जब अरेंजमेंट बोल रहे हैं. ठीक है, अरेंजमेंट. अच्छा, रिकंस्ट्रक्शन बोल रहा है, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब यहाँ पे डेट से बात हो रहा है, डेट रिकंस्ट्रक्शन, डेट रिस्ट्रक्चरिंग बोल रहे हैं. कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए लिख दिया वर्ड डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहा है. तो अरेंजमेंट का मतलब कह रहा है विच अफेक्ट्स द राइट्स ऑफ द क्रेडिटर एंड मेंबर्स ऑफ द कंपनी और एनी क्लास ऑफ देम. अब अफेक्ट्स कैसे करेगा? इफ देयर इज अ मॉडिफिकेशन, वर्ड यूज करो मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन होगा मतलब चेंजेस होगा कुछ, किसमें? राइट्स या उन कोई लायबिलिटीज के अंदर. बात पकड़ में आ रहा है? राइट्स या लायबिलिटीज के अंदर. आगे देखते हैं. The word arrangement in section 391 of 1956, but import by section 390, arrangement includes reorganization of share capital of the company by consolidation of shares. Of course, consolidation या फिर division by different class or by division of shares into different classes. of both of methods, division भी हो सकता है, consolidation भी हो सकता है. अब पकड़ मारा है, division and consolidation. कई बार कंपनी ऐसा कैसे करता है सर, डिवीजन. जैसे फॉर एग्जांपल ₹500 है, शेयर का प्राइस कितना है? 500. अज्यूम करो शेयर का प्राइस कितना है, इसने कर दी प्रॉब्लम. अज्यूम कीजिएगा शेयर का प्राइस अगर ₹500 है, तो कंपनी उसको डिवीजन कर रहा है, तो एक शेयर का डिवाइड मान लीजिएगा 2 कर रहा है, तो फिर 250, या कंसोलिडेट भी कर सकता है. ऐसा कंपनी यूजुअली कब करता है? देखो 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं. कई बार तो इसलिए भी करता है कंपनी की पता है भैया शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा हाई है. ठीक है, नाउ कंपनी को लगता है कि भैया शेयर बहुत ज्यादा हाई प्राइस है, तो उसको ब्रेक कर देता है प्राइसेस. उसके बदले कुछ चेंज नहीं आ रहा है, बात समझना, नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज आ रहा है, या कंसोलिडेशन कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज आ रहा है. ठीक है, शेयर कैपिटल एज इट इज है. कहीं दिमाग एक्स्ट्रा लगा दो. चलो आगे देखते हैं एक बार. द वर्ड क्लास इंटरप्रेटेड बाय द गुजरात हाई कोर्ट इन अ केस एज अंडर. जैसे कह रहा है, अच्छा क्लास का मीनिंग यहां पर मजे की बात है. जैसे मैंने कहा शेयर की हम बात करते हैं ना, शेयर कैपिटल की, तो हम देखते हैं उसमें 2 क्लास आ गया हमारे सामने, इक्विटी एंड प्रेफरेंस. ठीक है, अभी इस क्लास के अंदर भी क्लास है, जैसे डीवीआरस है ना. इक्विटी के अंदर डीवीआर, इक्विटी मतलब ऑर्डिनरी शेयर हो गया, और फिर डीवीआर, डीवीआर इज आल्सो ऑर्डिनरी शेयर, बट यहाँ डिफरेंट क्या हो गया, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. तो ये अपने आप में क्लास है. अब अगर इस डीवीआर के कोई पर्टिकुलर, जैसे आपने डीवीआर की कंडीशन, सम कंडीशन इशू किया और इसमें कुछ चेंजेस आ रहा है, यहाँ कोई अरेंजमेंट्स किया जा रहा है, तो ये क्लास सेपरेटली ट्रीट होगी. बात पकड़ में आ रहा है? नहीं सर नहीं आ रहा. हे मेरे अल्लाह, मेरे मालिक. इक्विटी और प्रेफरेंस 2 कैटेगरी हो गया हमारे क्लास का, जो ये अपने आप एक क्लास हो गई है.
अब इसके अंदर एक क्लास और हो गया डीवीआर, तो यहां पर डीवीआर जो है ना एक सेपरेट क्लास ट्रीट होगी। बात पकड़ में आ रहा है, सेपरेट क्लास ट्रीट होगी। अब इसके अगर राइट्स कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, मतलब मॉडिफिकेशन हो रहा है इसके राइट्स में, लायबिलिटीज में, इन दैट केस इसे हम यहाँ पे स्पेसिफिकली इसके लिए अरेंजमेंट्स कहेंगे। Those who are offered, ध्यान से वर्ड पे आओ, substantially different compromises each will form a different class। अगर कोई भी अगर डिस्प्यूट है तो compromise आ रहा होगा। Even if there are a different group within a class, the interests of which are different from the rest of the class, who are to be treated differently in the scheme, such group must be treated as a separate class for the purpose of the scheme। बात पकड़ में आ रहा है, बात पकड़ में आ रहा है। जैसे भी डीटीआर अगर हम कहेंगे अलग ट्रीट हो रहा है तो ऑफ कोर्स उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेपरेट क्लास। एनीवेज, अब यहां पर सेक्शन 231 कहता है पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू एनफोर्स द कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट्स। अब ये बड़ा मजेदार सेक्शन है, बोला एनफोर्स करने का मतलब। यहां पर देखो एक बड़े की मजे की बात बता दूं पहले से, ये ना देखो देखो एक बात सुनना मेरी बहुत ध्यान से। सेक्शन 231 के अंदर ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर रहा है, 230 के अंदर, सेक्शन 230 के अंदर ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर रहा है कि भैया क्या, ठीक है, वी मेक द ऑर्डर टू यू नो कॉम्प्रोमाइज के लिए, मेक द ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग मर्जर एंड डेट रिस्ट्रक्चरिंग आल्सो। 231 के अंदर कह रहा है एनफोर्स करना। अब कह रहा है कि अगर मान लीजिएगा ये जो स्कीम है, यहां पर स्कीम के थ्रू अगर कंपनी रीपे नहीं कर पाती है डेट्स को, और कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स के थ्रू अगर रीपेमेंट अगर नहीं हो पा रहा है, इन दैट केस ट्रिब्यूनल कहेगा चलो वाइंड अप करो, चलो। हाँ ध्यान से देखो, सेक्शन 230 क्या कर रहा है, 231, सेक्शन 231 क्या कर रहा है, if tribunal is satisfied that such compromise or arrangements cannot be implemented satisfactorily with or without a modification मतलब समझ आ रहा है, कुछ चेंजेस करना ताकि ये स्कीम अप्रूव हो जाए। चेंजेस का मतलब टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ चेंजेस करना, किसी के राइट्स एंड लायबिलिटीज में चेंजेस करना, और वो जो लायबिलिटीज राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो कैसी होनी चाहिए, मॉडिफिकेशन के बाद में वर्केबल, वर्क मतलब कि एग्जीक्यूट हो जाए। बट फिर भी वो स्कीम एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है एंड द कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स दैट्स एज पर द स्कीम, इट मे मेक एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। बोला जब तुमसे पे हो ही नहीं पा रहा है तो फिर बेटा करोगी क्या तुम, रह के वाइंड अप हो, अपनी एसेट्स को कलेक्ट करवाओ और यू नो व्हाट लिक्विडेट हो जाओ। क्लियर हो रहा है? अब जैसे यहां पर भी कई वर्ड यूज की गई हैं, जैसे द एक्सप्रेशन विच फॉलोज नेमली एट एनी टाइम thereafter lends further support to this construction that before the order is signed the power can be exercised under the earlier part of the provision, after order is signed the power can be exercised under the second part of the provision। सर ये क्या है, अर्ली और सेकंड पार्ट बता देता हूं पहले ही, बाद में दिक्कत नहीं आए। दो चीजें हैं, एक तो सेक्शन 230 के अंदर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स को अप्रूव करने की पावर, यहां पर अप्रूव करना या नहीं करना है, मतलब ऐसे केसेस में याद रखना, जब मैं बोल रहा हूं ना बिफोर द साइन द ऑर्डर, सेक्शन 230 में क्या हो रहा है, स्कीम को ऑर्डर को साइन किया किसने, ट्रिब्यूनल ने, मतलब सील लगाया, ठीक है जी अप्रूव कर रहे हैं स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स। बट सेक्शन 231 जब हम पहुंचे, सेक्शन 231 में पहुंचे तो वहां तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। क्या पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि सर कंपनी के पास सफिशिएंट पैसा नहीं है रिपे करने का, तो ऑर्डर हो जाने के बाद भी, दोनों सिचुएशन आ गया, ऑर्डर होने से पहले और ऑर्डर होने के बाद भी, ऑर्डर होने से पहले भी मतलब यहां पर वो स्कीम को अप्रूव भी कर सकता है 230 के अंदर, एंड अगर 230 में स्कीम अप्रूव कर दिया बट वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाई या नहीं हो सकती है, इन दैट केस वाइंड अप का ऑर्डर भी पास कर सकती है। तो इवन बिफोर एंड आफ्टर एट एनी टाइम का मीनिंग यहां पे डिफाइन कर रहे हैं। अब देखो गड़बड़ी क्या है, थोड़ी सी गड़बड़ी क्या है, यहां ना डिटेल में सेक्शन हम लोग डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब क्यों नहीं कर पा रहे हैं, सेक्शन 231 डिटेल में हमें पूरा समझना है, तो आगे आने वाला क्लासेस में तो बताएंगे रे, आगे बताएंगे, ठीक है। बट यहाँ जो इंटरप्रिटेशन यूज हुआ ना उसको क्लियर कर रहा हूं। चलिए, मॉडिफिकेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, मॉडिफिकेशन वुड मीन एडिशन टू द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स, ओमिशन देयर फ्रॉम स्लोली फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग इट वर्केबल। ताकि अगर यहां पर जो वर्ड यूज किया गया था मॉडिफिकेशन, कि सेक्शन 231 में अगर सेंसिटिविटी देखेगा कि मॉडिफिकेशन के बाद भी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स वर्केबल नहीं बन पा रही है, तब वो ऑर्डर पास कर सकती है वाइंड अप का। तो ये क्या हुआ, ऑर्डर कब पास कर रही है कि भैया उसने तो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट और कॉम्प्रोमाइज को अप्रूव कर दिया था, बोला उसके बाद भी कर सकती है, बोला हाँ, बात पकड़ में आया। इसलिए यहाँ पे एट एनी टाइम को इंटरप्रेटेट किया है, बिफोर एंड आफ्टर ऑफ द ऑर्डर।
नाउ सेक्शन 232 मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, ये भी इंटरेस्टिंग सेक्शन है, सबको डिटेल में जाएंगे यार। Power to tribunal to order for holding a meeting of the creditor, a member of to make an order of proposed reconstruction, merger, amalgamation of companies. This section provides for the manner, of course, meeting of the, of course, कैसे किया जाएगा, सेक्शन 232 के अंदर से बता रहा है, स्पेसिफिकली मर्जर एंड अमलगमेशन का बात कर रहा है 232 के अंदर। हमने दो बात करी सेक्शन 230 के अंदर कॉम्प्रोमाइज और एलिमेंट्स की ऑर्डर को लेके, फिर 231 के अंदर एनफोर्समेंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज और एलिमेंट से, 232 के अंदर मर्जर और अमलगमेशन को अप्रूव करने को लेकर है। ऑलराइट, अब यहां पर डिफरेंट है ना केसेस है कुछ रीड करने के लिए, जैसे ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग केस है यहां पर। ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट अपिन समझते हैं ना, अपिन से मतलब होता है, अरे हटो, हाँ क्या चक्कर है, जस्ट अ मिनट। हाँ, अपिन दैट मतलब सुप्रीम कोर्ट का व्यू, जैसे हम कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में ये मत है, तो उसका मतलब क्या होता है, अपिन दैट court before whom the scheme of amalgamation is placed for the sanction is not expected to put its seal of approval on scheme merely because majority of shareholder have voted in favor of the scheme। सुप्रीम कोर्ट साहब का कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोर्ट के सामने अगर ये स्कीम आया अमलगमेशन का, आपने देखा कि मेजोरिटी ने अप्रूव कर दिया है, जाके आप सील लगा दीजिए और स्कीम को अप्रूव कर दीजिएगा। नहीं, कहता है क्या, since the scheme which gets sanctioned by the court would be binding on the dissenting minority shareholders or creditor, court is obliged to examine scheme in a proper perspective together with its various manifestations and ramifications with a view to find out whether scheme is fair, just and reasonable to concerned member and not contrary to any law or public policy, not contrary to any law or public policies। मतलब सिर्फ स्कीम इसी बेसिस पे अप्रूव मत कर दीजिएगा कि मेजॉरिटी ने अप्रूव किया है, सारे फैक्ट्स को कंसीडर कीजिएगा कि स्कीम मस्ट बी फेयर, रीजनेबल, फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल, जस्ट फेयर रीजनेबल होना चाहिए। जैसे अब अज्यूम कीजिएगा कंपनी अमलगमेशन हुआ, ठीक है, अमलगमेशन होने के बाद में दो कंपनीज थी, केमिकल कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही थी, अज्यूम करो केमिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही थी। अमलगमेशन होने के बाद में उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने कंसीडर किया कि जो केमिकल यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रही है ये एनवायरनमेंट को हार्म करेगी, और एनवायरनमेंट को हार्म करती है, और यहाँ एनसीएलटी ने अप्रूव भी कर दिया कि हाँ जी के बोला ठीक है, तो कंपनी से अप्रूव चलेगा, है ना। और जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है प्रोडक्ट्स का, दोनों अमलगमेशन करने के बाद जो कर रही है, ठीक है, वो एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है, पब्लिक पॉलिसी के लिए बुरा हुआ नहीं हुआ, बोला ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। या ऐसी कोई भी स्कीम जो पब्लिक पॉलिसीज को इफेक्ट करती हो, हाँ, ये लॉ के कंट्रारी हो, जैसे भी ये मैंने कहा एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है तो पब्लिक पॉलिसी खराब हो गया। अच्छा, जानते हुए भी कर रहे हो ऐसे स्कीम की, भैया इसके ऐसे मैन्युफैक्चरिंग जो कि अगेंस्ट द लॉ है, तो भी अगेंस्ट लॉ हो गया, ऐसे केस में भी नहीं कर सकते हो। जैसे और क्या हो सकते हैं एग्जांपल पब्लिक पॉलिसी के, लोगों का हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है सर, लोगों को गलत एजुकेशन दिया जा रहा है, पब्लिक पॉलिसी एग्जांपल्स बता रहे हैं ताकि क्लैरिटी है, ठीक है, ऑलराइट। या ह्यूमन राइट्स की हम बात करें तो इंपैक्ट हो रहा है, जॉब्स पे इंपैक्ट हो रहा है, जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट, लोगों का तो जीवन आपने खत्म कर दिया, आपने तो अमलगमेशन किया, मर्ज हो गई हैं, उठा के लोगों को निकाल दिया, और इससे भैया बहुत लोगों को नुकसान भी हुआ है। तो ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, आप रिट्रेंच भी कर सकते हैं, रिट्रेंच कर सकते हैं, लेकिन अब बाकी सारे फैक्टर्स को देखने के बाद सडनली नहीं कि एक एम्प्लॉय को उठाया तुमने, अगले दिन बोला कल से ऑफिस में आना, चलो निकलो यहाँ से, कोई सैलरी वैलरी नहीं मिलेगा, अरे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और रियलिटी बता दो, कोई प्रैक्टिकल केसेस में ऐसा होता है, अपनी प्रैक्टिस में ऑब्जर्व की इसलिए बता रहे हैं, बात नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते पर बता रहे हैं, ठीक है। एनीवेज, सो सुप्रीम कोर्ट की बात समझ में आया, बड़ा ठीक है सर। High Court of Delhi opined that where a scheme of arrangements providing for demerger stood confirm and was binding, it bound creditor whether or not they might have specifically consented to the scheme। बोला एक बार स्कीम अगर प्रूव हो गया ना किसका, कॉम्प्रोमाइज हो, सॉरी अमलगमेशन का, तो फिर क्रेडिटर बाद में ऑब्जेक्शन ले आया, तो वो क्रेडिटर का कंसेंट था नहीं का, इट डजंट मैटर। ये होना चाहिए क्या कि अगर स्कीम अप्रूव हो गया देन फाइनलाइज हो गया। अब मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना, ये केस लॉ जो है ना सिर्फ रीड करना एक बार, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस लॉ था, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है,
छोटा सा बता देता हूं। इसमें भी क्या हुआ सुनेगा, एक कंपनी से एज्यूम कर लीजिए डेटा, कंपनी एक ए लिमिटेड है और एक बी लिमिटेड है, दोनों का ही सेम प्रमोटर है, सेम प्रमोटर ग्रुप है, चल जा भाई, सेम प्रमोटर ग्रुप है। ये भाई साहब ट्रांसफरी कंपनी, ये भाई साहब ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है जी, सेम प्रमोटर ग्रुप है। और मजे की बात है, ध्यान सुनना, ट्रांसफरी कंपनी क्या कह रहा हूं सर, ट्रांसफरी कंपनी का प्रमोटर लोग पहले से ही ट्रांसफरर कंपनी का 99.9% शेयर होल्ड करके बैठा हुआ है। और ट्रांसफरर कंपनी जो है वो नालायक है, मतलब नॉट सफिशिएंट, मैं ना नेटवर्थ उसकी सफिशिएंट नहीं है, ना ही एसेट्स उसके पास सफिशिएंट है, ना ही कोई बिजनेस उसका एग्जैक्टली ऐसा है। बस इसलिए एक्वायर किया गया ताकि 12 करोड़ रुपया का ट्रांजैक्शन करके 4 लाख शेयर्स जो हैं इस प्रमोटर ने, मतलब प्रमोटर भी सेम ग्रुप का ही है, फर्क कितना सा है कि दूसरी कंपनी भी अपनी है, उसी का शेयर्स एक्वायर कर लिया गया, उसका 12 करोड़ का कंसिडरेशन यहाँ पर आपने एंजॉय कर लिया, इधर बात पकड़ में आ रहा है, और जबकि कंपनी जो है उसका कोई स्पेसिफिकली कोई बिजनेस नहीं है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ऐसा केसेस में भी अप्रूव नहीं किया एनसीएलटी ने, और एनसीएलटी ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। सिर्फ एक बार रीड करना, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस तुमसे भी करवा रहा हूं, ऑलराइट। और इट डजंट मीन दैट कि अगर किसी को ये केस नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा नहीं, सुनो इसका तुम मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना कि सर मुझे क्लियर नहीं है, देन डेफिनेटली हम आपको डिस्कस करेंगे आपसे, मैं अलग से डिस्कस करूंगा आपसे। 233 कहता है मर्जर अमलकेशन ऑफ सर्टेन कंपनीज। आप देखो यहाँ से ना बहुत डिटेल में नहीं गया, अभी सेक्शंस बहुत हल्का फुल्का बता के छोड़ रहे हैं क्योंकि सब आगे हमको अलग अलग जगह पढ़ने को मिलेंगे। दिस सेक्शन सीक्स टू प्रोवाइड मर्जर अमलगमेशन ऑफ टू स्मॉल कंपनीज और बिटवीन होल्डिंग एंड wholly owned subsidiary और prescribed class of companies by giving notice to the। अब सर ये क्या मतलब, सुनो मेरी बात ध्यान से, सेक्शन 233 बात कर रहा है क्या, अमलगमेशन बिटवीन 2 और मोर कंपनीज, और मर्जर अमलगमेशन बिटवीन 2 और मोर कंपनीज। कौन सी होंगी 2 और मोर कंपनीज? वो होंगी स्मॉल कंपनीज या फिर कोई होल्डिंग कंपनी, उसकी होली ओन सब्सिडरी कंपनी, उसके बीच में मर्जर अमलगमेशन हो रहा है। और इस स्कीम को ना अप्रूव कौन करेगा? रीजनल डायरेक्टर यहाँ पे किसको कह रहे हैं हम लोग? सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे वर्ड यूज होगा बार बार, क्योंकि जब मैं सेक्शन 233 की डिटेल में जाऊंगा तब बताऊंगा। पहले ही बता देता हूं एक बार कि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रीजनल डायरेक्टर को कहा जा रहा है। रीजनल डायरेक्टर का मतलब डेलीगेटेड। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको अप्रूव करेगा, ध्यान से सुनना, स्मॉल 2 और मोर स्मॉल कंपनीज की अमलगमेशन मर्जर को या होल्डिंग और उसकी होली सब्सिडरी के मर्जर को कौन अप्रूव करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट किसको कह रहे हैं यहाँ पर? रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर मतलब क्या होता है सर? एट मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई एंड अहमदाबाद, हैदराबाद, शिलोंग, आई होप सब लोग जानते होंगे अलग अलग जोन्स में ये हमारे जो है रीजनल डायरेक्टर्स हैं। दे विल अप्रूव द स्कीम ऑफ merger and amalgamation if we talk about merger between 2 or more small companies, 2 or more small companies या फिर holding or subsidiaries. All right. अब ये कह रहा है merger with the foreign company, section 34, मतलब एक इंडियन कंपनी हमारा, एक फॉरेन कंपनी ऑफ कोर्स। बट कह रहा है यहाँ पर जब इसको अप्रूव किया जाएगा, लिख देना इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करेगा विद आरबीआई, फिर इस स्कीम को अप्रूव करेगा। सो नोट कर लीजिएगा, इसका डिटेल में यहाँ अभी सब डिटेल में जाना भाई, पहले यहाँ बेसिक्स के साथ धीरे चलते हैं। 235 कहता है पावर टू एक्वायर शेयर्स ऑफ शेयर होल्डर डिसेंडिंग फ्रॉम द स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव द मेजॉरिटी। बोला जी हाँ, ये मैंडेटरी है। 235 पे कहता है, अभी आगे बताया भी था पहले कि आपको मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स का शेयर लेना पड़ेगा। बोला क्यों लें? ये मैंडेटरी, अगर स्कीम की शर्त पूरी करो, मतलब 90% तुम लेके बैठे हो, 10% डिसेंडिंग शेयर होल्डर का तुमको शेयर्स लेना पड़ेगा। देखो, दिस सेक्शन प्रोवाइड्स द मैनर इन विच द ट्रांसफरिंग कंपनी शैल एक्वायर द शेयर्स ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ डिसेंडिंग फ्रॉम द स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट as approved by the majority shareholder holding not less than 9/10 in value of the shares whose transfer is involved। मतलब मैंने कहा 90% तक का गया ना मामला, हम लोग एक्वायर कर चुके हो तो 10% का भी लेना पड़ेगा। क्लियर? अब यहाँ पे भी केस जो दे रखा है राजस्थान बैंक का, मेरे बच्चे, राजस्थान बैंक का केस दे रखा है, बैंक ऑफ राजस्थान, श्याम अग्रवाल वर्सेस बैंक ऑफ राजस्थान। सर ये भी हमको रीड करना है? हाँ जी, ये भी रीड करना है। केस दे रहा हूं भाई, कुछ तो असाइनमेंट तुम सॉल्व करो, मल्टीपल केस स्टडी बुक अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। मैं फिर बोल दूं, नहीं आएगा तो मैं हेल्प करूंगा यार, डेफिनेटली हेल्प करूंगा, ठीक है। बट आप पूछ सकते हैं ना कि इनका व्हाट्सएप पे तुम्हें पता है और तुम जानते हो। मैं बार बार उन्हें टोक रहा हूँ जो नए ज्वाइन किया, उनको शायद थोड़ा डर लग रहा हो कि सर ये केस कैसे करेंगे। तुम प्रैक्टिस भी तो करो,
थोड़ा तो रीजनिंग करो, नहीं आएगा आई विल हेल्प यू, राइट। 24 आवर्स के अंदर आप मुझे क्वेरी भेजेंगे, 24 आवर्स के अंदर आपको आंसर करूंगा। स्केड्यूल थोड़ा प्रोफेशनल है इसलिए बिजी रहता है, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, इंश्योर कर रहा हूँ 24 आवर्स के अंदर आपको आंसर करूंगा, पूछ सकते हो। परचेज ऑफ मिनॉरिटी शेयर होल्डिंग्स, आई सर देखो, this section provides that the producer manner in which registered holder of at least 90% of shares of a company shall notify the company for the intention to buy the remaining equity shares of minority shareholders by virtue of amalgamation or share exchange or conversion of securities। मेजॉरिटी कितनी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कह रहा है ये रजिस्टर्ड होल्डर्स जिन्होंने कितना होल्ड किया हुआ 90% कंपनी का क्या हुआ है, वो रिमेनिंग शेयर्स भी यहाँ पर लेना चाहते हैं कि इनके मिनॉरिटीज के, और वो कंपनी को ऐसा नोटिस देंगे, इसका इंटीमेशन देंगे, और वो मेथड क्या हो सकता है, अमलगमेशन, शेयर एक्सचेंज एंड कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स द प्रोसीजर टू बी फॉलोड एक्वायरिंग द शेयर्स हेल्ड बाय द मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स। सर 225 के अंदर क्या था, यहाँ बात कर रहे थे हम लोग डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, वी वर टॉकिंग अबाउट द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स and here talking about the minority shareholders। I hope you can understand the difference between the minority shareholders and the dissenting shareholders। Now power of central government to provide for amalgamation of companies in the public interest। जी हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग प्रोविजन है। सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में याद रखिएगा, किसी भी दो कंपनीज को, जी हाँ, अमलगमेट करा सकती है, अमलगमेशन करा सकते हैं कंपनी के बीच में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है सेक्शन 37 के अंदर। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर अमलगमेशन ऑफ 2 or more कंपनीज इन पब्लिक इंटरेस्ट। इंपॉर्टेंट क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट में। जनरली कब होता है, जैसे दो कंपनीज, एक कंपनी वीकर है और दूसरा कंपनी इकोनॉमिकली वाइबल है। अब ऐसा केसेस में लगता है कि एम्प्लॉयमेंट में कहीं ना कहीं या इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा, एम्प्लॉयमेंट खराब होगा लोगों का, जॉब्स जाएंगी, कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। बिहारी केसेस में था भी एक मैटर जहां पर स्टार्वेशन, डेथ की वजह से भी कई बार स्कीम को सेंक्शन किया गया है। सो ऐसा केस में भी यहाँ पर भी ये कंसीडर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है सेक्शन 237। हाँ, बट ये स्कीम जो होगी पब्लिक इंटरेस्ट में है, ये बात साबित होनी चाहिए, ठीक है। सो बाय पासिंग एन ऑर्डर टू मॉडिफाई द ऑफिशियल गैजेट। ऑलराइट सर, ये देखो यहाँ पे केस भी दे रखी है, रजिस्ट्रेशन ऑफर ऑफ स्कीम इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। बोला जी ये जो आप करवा रहे हो ना स्कीम, ये आपकी रजिस्टर करनी है आपको सेबी के साथ में, सॉरी आरओसी के साथ में, ठीक है। जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं इस स्कीम की, आप उसे पब्लिक करने जा रहे हैं, साथ साथ में आपको पब्लिक करने से पहले आरओसी को भी उसको इन्फॉर्म करना है। देखो, दिस सेक्शन प्रोवाइड्स मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफर ऑफ स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। एवरी सर्कुलर कंटेनिंग सच ऑफर एंड रिकमेंडेशन कंटेनिंग स्टेटमेंट शैल बी accompanied by requisite information and must be registered with the ROC before issue। सर इतना नहीं है क्या, नहीं रे, सब तुम सेक्शंस टाइटल तो याद रखो। देखो, प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स एंड पेपर्स ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी, ये कहता है कि अब अमलगमेटेड कंपनी तो हो गया, आप सुनो ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोविजन है। बोला अब सब जो पुराने कागजात थे सब जला के फेंक दो। बोला नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा हम बताएंगे तुमको अपने बुक्स और अपने पेपर्स, तुम्हें कब तक अमलगमेटेड कंपनी यहाँ हो। बोला हाँ सर, खत्म मत हो जाना, सब्र करो, तुम्हें अपना डे पेपर और ये डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, ये प्रिजर्व करना पड़ेगा। कब तक करना पड़ेगा, बेसिकली ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकता है। देखो आप, books and papers of company which have been amalgamated with or whose shares have been acquired by other company shall not be disposed of without the prior permission of the central government, and before granting such permission the government may appoint a person to examine the books and paper or any of them for the purpose of ascertaining whether they contain any evidence of the commission of any offence in the connection with the promotion of formation or management of affairs of transfer company but amalgamation or acquisition of its shares। सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एक पर्सन अपॉइंट करेगा, वो इंश्योर करेगा किसी भी तरह का कोई प्रमोशन, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई ऑफेंस कमिट ना हुआ हो। अगर हुआ हो तो उसका एविडेंसेस अगर वहां है तो उसे खत्म मत कर देना, ठीक है। एंड ये सेकंड 240 बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहता है अहुजा अमलगमेट, लेकिन कोई सब्सिस्टेंट डिफॉल्ट तुमने किए हुए थे, ऑफेंसेस थे कोई, तो कंटिन्यू चलते रहेंगे अमलगमेशन के बाद भी, लायबिलिटी नहीं छोड़ेंगे। देखो, this section provides notwithstanding anything in the other law or time in force, the liability in the respect of offences committed and intersect by the officers in default of a transfer company prior to this merger, amalgamation, acquisition shall continue after the merger amalgamation। ये इंपॉर्टेंट, थोड़ी सी लाइन इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि कंपनी ए और बी आपस में अमलगमेट हुआ, मान लीजिएगा ए और बी हुआ, अब यहाँ पर हमने ए को गायब कर दिया और बी अकेला चल रहा है, तो इसका जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो पहले का है ना, वो कंटिन्यू रहेगा उसका लायबिलिटी। आप जाके कोर्ट में नहीं बोलोगे सर कंपनी तो एग्जिस्ट करता नहीं है ना सर, क्या है
ऐसा नहीं है, ठीक है। लाइबिलिटीज आपको याद होगा, मैंने पहले बताया है, ऐसे केसेस में कंटिन्यू बनी रहेगी। एनीवेज, आई होप सेक्शन 230 से 240 तक के टाइटल्स और उसके बेसिक इंटरप्रिटेशन समझ में आया होगा। डिटेल सेक्शंस एलैबोरेट आने वाले सेक्शंस में होगा, यहाँ नहीं है, ठीक है। यहाँ क्योंकि हम लोग प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी फॉर एक्विजिशन समझ रहे हैं, सो यहाँ पर सिर्फ टाइटल्स को हमने एक बार कंसीडर कर लिया है, इसलिए भी बता दिया क्योंकि इनको क्वेश्चन कहाँ से भी डेवलप हो सकता है, सो एक बार याद हो जाए अच्छे से। ऑलराइट, और कोई टेस्ट सीरीज मिस करने का जरूरत नहीं है अगर अच्छा स्कोर करना है तो, तभी तो सिली मिस्टेक्स करना छोड़ोगे तुम। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर।